नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा। आज गाजियाबाद केंद्रापुरम से देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सुबह के 9 बजे तक आपके सामने रखने के लिए हम तैयार हैं। आपको बताएंगे वार्ड में क्या है अपडेट, इसके अलावा चुनावी राज्यों का क्या है हाल, वो भी आप तक जानकारी पहुँचाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ में। शुरू करते हैं। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का और अगली खबर आपके लिए है। अगर आप इंडियन रेलवे से ट्रैवल करते हैं, क्योंकि अब कैंसिलेशन के नियम बदल गए, अब आपको पूरा रिफंड मिलने वाला है। अगर आपने भी कोई ट्रिप प्लान कर रखी है, उसके लिए इंडियन रेलवेज का टिकट आपने ले रखा है और उस टिकट को कैंसिल करने के बारे में आप सोच रहे हैं, तो ये रिपोर्ट आपके लिए बेहद खास है। रेलवे ने टिकट कैंसिल कराने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब आप कब टिकट रद्द करते हैं, उसी के हिसाब से पैसा कटेगा और रिफंड भी मिलेगा। नए नियमों के मुताबिक रिफंड की अलग अलग दरें तय की गई हैं। 72 घंटे पहले टिकट कैंसिल किया तो सिर्फ न्यूनतम चार्ज कटेगा। 24 घंटे से 72 घंटे के अंदर कैंसिल किया, करीब 25% किराया कटेगा। 8 घंटे से 24 घंटे के अंदर कैंसिल किया, करीब 75% किराया कटेगा। 8 घंटे से कम कैंसिल किया तो कोई रिफंड नहीं। फील्ड में हमने बातचीत की लोगों से, जब एजेंट से और जो इस तरह के लोग होते हैं उनसे, बिल्कुल एकदम बिना पैसेंजर की तरह जाके डिकॉय बन के बातचीत जब की आरपीएफ के और कमर्शियल डिपार्टमेंट के लोगों ने, तो उन्होंने बताया कि लोगों की मैक्सिमम ब्लैक वाला टिकट खरीदने की जो टेंडेंसी होती है वो होती है 24 आवर्स पहले। तब वो कोई भी प्राइस देने के लिए तैयार होता है ब्लैक का टिकट खरीदने के लिए। तो एजेंट्स का वो जो इंसेंटिव है लास्ट मिनट वाला, उसको समाप्त करने के लिए 8 घंटे से पहले नो रिफंड करें। रेलवे ये नए नियम 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 के बीच स्टेप्स में लागू करेगा। रेलवे के अनुसार कंफर्म टिकट कैंसिल करने के नियमों में बदलाव किया है ताकि दलाल टिकटों की कालाबाजारी कम कर सकें। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव के मुताबिक कुछ दलाल पहले ज्यादा टिकट बुक कर लेते थे और जो टिकट नहीं बिकते थे उन्हें ट्रेन के समय से पहले कैंसिल कर देते थे, जिससे उन्हें ज्यादा पैसा वापस मिल जाता था। नए नियम इस तरह की गतिविधियों को रोकने में मदद करेंगे, जिससे ट्रेन यात्रियों को फायदा होगा, टिकट की किल्लत कम होगी। और बड़ी खबर यह है कि गुजरात विधानसभा से यूजीसी बिल पास हो चुका है और गुजरात दूसरा ऐसा राज्य बन चुका है। और इसी को लेकर हर्ष संघवी का भी बयान सामने आता है। उन्होंने कहा कि इस बिल के पास होने की वजह से महिलाओं के मान सम्मान में इजाफा होगा। समान नागरिक संहिता को लेकर के बड़ी खबर है। गुजरात विधानसभा में इसे पास कर लिया गया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस पर सियासत बेहद तेज है। अब सभी पर ये जो नए नियम है वो गुजरात में लागू होंगे। यूसीसी बिल अपने आप में ये माता बहन एवं बेटियों की सुरक्षा के लिए, उनके हित के लिए और उनके हक के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल आने वाले दिनों में साबित होने जा रहा है। खास तौर पे हमें 1947 में आजादी मिल गई, लेकिन देश भर में धर्म एवं जाति के आधार पे ये सब बेटी एवं बहनों के हक के नियम चालू रहे थे। आज गुजरात में यह ऐतिहासिक बिल के माध्यम से आने वाले दिनों में मेरे राज्य की हर बेटी, माता एवं बहनों को एक समान हक मिलने जा रहा है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक अवसर है। आज गुजरात की सभी माताएं, बहनें एवं बेटियां राज्य के मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद दे रही है एवं अभिनंदन दे रही है। मुख्यमंत्री जी को मेरे सभी साथी विधायकों की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन और मैं आभार मान रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो देश के हित में, एक देश एक नियम के हित में उन्होंने जो सोच रखी, उसको देश में दूसरे राज्य के तौर पे आज ये यूसीसी बिल पारित होगा और अपने आप में एक नया इतिहास लिखेगा। अब यूसीसी बिल के पास होने के बाद में सियासी पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। विपक्षी कांग्रेस पार्टी आक्रामक है और साथ ही साथ राज्य सरकार पर एक खास समुदाय को टारगेट करने का आरोप लगाया गया है। आपको सुनवाते हैं। बिल के अंदर मुस्लिम समाज को कोई भी जात का
इसके अंदर फायदा दिखता नहीं है। ये सिर्फ ये बिल लाए पॉलिटिकली इनका एजेंडा है, राज के एजेंडे के तहत ये बिल लाए हैं विधानसभा के अंदर। और मैं ऐसा समझता हूं कि जिस तरह से ये कॉरपोरेशन के या नगरपालिका के जिला के इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें यूसीसी का ये बिल लाकर ये लोग सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि हम लोग जिस तरह से गुजरात के अंदर दूसरे राज्यों में बिल लाए, इस तरह हम भी ये बिल लाए हैं और उसका हम अमल करवाएंगे। और गुजरात विधानसभा से यूसीसी बिल के पास होने पर शहाबुद्दीन रिजवी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर ये शरीयत के खिलाफ होगा तो विरोध करेंगे। इसके साथ में उन्होंने कहा कि निकाह, तलाक और शरीयत के खिलाफ में, उसके साथ में किसी भी नियम के साथ में छेड़खानी करना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको सुनवा देते हैं। यूसीसी का शरीयत से टकराव दिखेगा तो उसका हम जरूर पुरजोर अंदाज में विरोध करेंगे, चाहे निकाह हो, तलाक हो या मीरास हो या और भी जितने भी शादी ब्याह के जितने भी शरई कवानीन हैं, आइली ज़िंदगी के जितने मसाइल हैं, अगर इन तमाम चीज़ों का लिहाज पास रखा गया है यूसीसी में तो ठीक मुसलमानों के लिए काबिल कबूल है। और अगर उसका शरीयत के उसूलों के ख़िलाफ़ अगर उसमें सिस्टम है और ज़ाब्ते रखे गए हैं तो उसका हम विरोध करेंगे। और अब बात मेरठ की कर लेते हैं। मेरठ में भड़काऊ बयान देकर एक बार फिर से एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष जो है शौकत अली, वो विवादों में फंस गए हैं। उनके खिलाफ में मुकदमा तक दर्ज कर लिया गया है। दरअसल मेरठ में हिंदू मिलन समारोह के दौरान शौकत अली की तरफ से विवादित बयान दिया गया, जिस पर सियासत भी बेहद तेज हो गई। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। एआईएमआईएम के नेता हाजी शौकत अली का विवादों से पुराना नाता है और एक बार फिर से वो अपने विवादित बयान को लेकर चर्चा में आ गए हैं, जहां उन्होंने यूपी के मेरठ में ईद मिलन समारोह के दौरान कहा कि जो भी मुसलमानों का एनकाउंटर करेगा उसका भी एनकाउंटर किया जाएगा। मुझे 11 जिला करके उत्तर प्रदेश से दे दो, मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ, मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में किसी मुसलमान का अगर इनकाउंटर होगा तो इनकाउंटर करने वाले का भी इनकाउंटर होगा। मैं वादा करके जा रहा हूँ आपसे। और जैसे ही शौकत अली के इस बयान का वीडियो सामने आया, यूपी में सियासत गर्मा गई और लोहिया नगर पुलिस ने भड़काऊ बयान के आरोप में शौकत अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति शौकत अली के द्वारा भड़काऊ भाषण दिया जा रहा है। इसके संबंध में थाना लोहिया नगर पुलिस द्वारा इसका संज्ञान लिया गया है। इसमें मुकदमा लिखवाकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं अब शौकत अली के इस बयान पर हिंदू संगठनों ने भी यूपी की योगी सरकार से शौकत अली के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि शौकत अली यूपी में दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। यहाँ दंगा भड़काने के लिए ये बयानबाजी कर रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेके, लेकिन धार्मिक भावना ना भड़काएं। धार्मिक तरीके से पुलिस पे टिप्पणी, मतलब पुलिस पे और योगी जी पे टिप्पणी कि एनकाउंटर कौन कर रहा है, एनकाउंटर कर रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस। तो पुलिस के ऊपर अब ये पुलिस का एनकाउंटर करेगा शौकत अली। अब ये योगी जी का, यानी कि योगी जी भी अगर आदेश दे रहे हैं एनकाउंटर कराने के लिए पुलिस को कि एनकाउंटर करो ऐसे माफियाओं का, आरोपियों का, सब जो इस तरीके की घटनाएं कर रहे हैं, तो अब ये योगी जी का भी एनकाउंटर करेगा। दरअसल ये कोई पहला मामला नहीं है जब शौकत अली का विवादित बयान सामने आया हो, बल्कि वो पहले भी ऐसे कई बयान देते रहे हैं जिससे बवाल खड़ा हो गया है। लेकिन इस बार कानून व्यवस्था पर बयान देकर शौकत अली पूरे फंस गए हैं और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते और अब बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी की। बड़ी खबर है उनके कोलकाता दौरे से जुड़ी हुई। आज हुमायूं कबीर और ओवैसी एक मंच पर नजर आने वाले हैं। दोनों के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, ये बात कही जा रही है। वहीं इस सब के बीच में चुनावी राज्य बंगाल को लेकर बड़ी घोषणाएं भी की जा सकती हैं। हालांकि पहले से ही गठबंधन की बात कह दी गई है हुमायूं कबीर की पार्टी जेयूपी और एआईएमआईएम के बीच में, लेकिन आज औपचारिकता यहाँ पर पूरी की जाएंगी।
AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक सीएम ममता बनर्जी के गढ़ यानी कोलकाता पहुंच गए हैं। राज्य में 23 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव होने जा रहा है, जिसको देखते हुए असदुद्दीन ओवैसी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि जब से ओवैसी की पार्टी AIMIM ने मुर्शिदाबाद के बाबरी मेकर हुमायूं कबीर से हाथ मिलाया है, तब से TMC को मुस्लिम वोटों के बंटने का डर सताने लगा है। ऐसे में सीएम ममता के नेता डायरेक्ट AIMIM चीफ पर हमला बोल रहे हैं। ओवैसी ओबीसी अवध जी, ओवैसी उसमें कुछ नहीं है, ओवैसी आएगा नहीं आएगा बीजेपी का दलाल है। TMC नेताओं के सुर में कुछ मुस्लिम धर्म गुरु भी सीएम ममता बनर्जी के समर्थन में बोलते दिखे। हुगली से फुरफुरा शहीद पीरजादा तोहा सिद्दीकी ने भी सियासत के भाईजान पर हमला बोल दिया। উনি তো হায়দ্রাবাদে বসে উন্নয়ন হয়েছে কি না হয়েছে উনি তো দেখতে পাবেন না। বাংলায় উন্নয়ন হয়নি যদি কেউ বলে তাকে বলো মূর্খ জগতে সে বাস করছে। কংগ্রেস থাকা অবস্থায় সংখ্যালঘু মুসলমানদের জন্য অনেক করেছে, তারপরে বামফ্রন্ট আসলো, বামফ্রন্ট এসে একদম পাতালে ঢুকিয়ে দিয়েছে। এই সরকার তৃণমূল সরকার আসার পরে যতটা আমাদের দরকার ততটা না হলেও অনেকটা করেছে, কিন্তু এই সরকার আসার পরে बंगाल में बीजेपी जो इस बार सत्ता में आने का दावा कर रही है, उसने भी बैरिस्टर बाबू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कहा कि कभी भी बाबर को समर्थन देने वालों का साथ नहीं देगी। वो भी आना चाहते आइए, कोई बहिरागत नहीं है। आसाउद्दीन वैसी भी भारत के नागरिक है, वो भारतीय है, उससे हमारा मतभेद है, उससे हमारा ऐसा कोई मनभेद नहीं है। वो आना चाहते आए। हिंदुस्तान में जो वासी है, निवासी है, जो भारत की वोटर है, वो आ सकते हैं। और भारत के संविधान ने उसको ये अधिकार दिया जो पॉलिटिकल पार्टी बना ले, पॉलिटिकल पार्टी नया खोल ले, कोई भी कुछ कर सकता है। लेकिन हिसाब तो एक है, 4 मई दीदी गई। तो कोलकाता पहुंचे ओवैसी का एयरपोर्ट पर AIMIM कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। अपने नेता के समर्थन में AIMIM ने जोरदार नारेबाजी की। हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप आइए, हम हुमायूं कबीर साहब के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, कल पूरा डिटेल बताएंगे आप। वहीं सियासी घटनाक्रम के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज कोलकाता में दक्षिणेश्वर मंदिर में मां काली के दर्शन करेंगे। इसके अलावा चुनाव प्रबंधन टीम के साथ अहम बैठक करेंगे, जिसमें इलेक्शन रणनीति पर चर्चा की जाएगी। और चलिए बात करते हैं महिला आरक्षण संशोधन बिल के बारे में, जिसको लाने की तैयारी सत्र में सरकार कर चुकी है। लेकिन सरकार कोई बिल लाए और विपक्ष इसको स्वीकार कर ले, ऐसा तो हो नहीं सकता। इस बार भी इस बिल पर विपक्ष ने कड़े तेवर दिखाए। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। जब से सरकार की तरफ से महिला आरक्षण बिल सदन में लाने की बात कही गई है, तब से सियासी गलियारों में इस बिल को लेकर हलचल तेज हो गई है। अब इस बिल पर विपक्ष ने लामबंदी की है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को एक पत्र लिखा है, जिसमें 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद 29 अप्रैल को सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की गई, ताकि सरकार के सामने विपक्ष अपना मत रख सके। जो 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल लाई जा रही है, तो उस पर क्या कहेंगे? वी आर स्टिल अवेटिंग कि गवर्नमेंट किस तरह के फॉर्मेट लेकर आ रही है, क्या उसमें स्पेसिफिकेशंस हैं, तो वी आर स्टिल अवेटिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। वहीं आरजेडी सांसद मीसा भारती ने बिल की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए हैं। मोदी सरकार पर बंगाल चुनाव को देखते हुए महिला बिल लाने का आरोप लगा दिया है। मैंने भी सुना है कि शायद इस वीक फ्राइडे तक शायद आएगा, और मुझे ये लगता है कि शायद बंगाल चुनाव को देखते हुए ये बिल लाया जा रहा है। विपक्ष के हमलों का जवाब बीजेपी ने भी दिया और जवाब देने के लिए पार्टी की महिला सांसद हेमा मालिनी आगे आई और कहा कि इस बिल से महिलाओं को संसद में और ताकत मिलेगी। दिस टाइम तो इस बजट सेशन में डेफिनेटली उसको लेकर आ रहे हैं और हो जाएगा, एंड इससे ऑल द वीमेन विल हैव द मोर पावर। बता दें कि मोदी सरकार इसी संसद सत्र में ये अहम संशोधन बिल पेश करने जा रही है, जिसको लेकर सरकार की तरफ से पूरी तैयारियां भी कर ली गई हैं।
रामनवमी का पावन पर्व आने वाला है। बीते साल कानपुर में इस दौरान जमकर बवाल हुआ था, पथराव की घटना हुई थी। इस बार ऐसा ना हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तैयारी में है। पुलिस तमाम संवेदनशील इलाकों में गश्त कर रही है, साथ साथ में सीसीटीवी कैमरास के जरिए भी निगरानी कैसे की जा रही है, आपको एक डिटेल रिपोर्ट दिखाते हैं। पिछले साल 6 अप्रैल को रामनवमी का दिन था। पूरा देश राम धुन में मग्न था। देश के कोने कोने में जुलूस और शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। यूपी में भी गाने बाजे के साथ जुलूस निकाले जा रहे थे और इस दौरान किसी तरह की कोई चूक ना हो, इसके लिए सरकार से लेकर पुलिस विभाग तक अलर्ट पर था। लेकिन इतनी चाक चौबंद व्यवस्था के बावजूद कानपुर में शोभा यात्रा के दौरान बवाल हो गया। कहीं पथराव की खबर सामने आई तो कहीं डीजे को लेकर हंगामा मच गया। लेकिन इस बार योगी फोर्स कानपुर में रामनवमी से पहले ही अलर्ट मोड पर आ गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस जवानों की तैनाती की गई है और विशेष रूप से संवेदनशील माने जाने वाले कानपुर से रावतपुर इलाके में सुरक्षा व्यवस्था के लिए खुद डीसीपी पश्चिम सड़कों पर उतर आए हैं। बता दें कि रावतपुर इलाके के बेहद प्रसिद्ध और प्राचीन रामलला मंदिर से हर साल रामनवमी के मौके पर एक विशाल और भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। लेकिन इस इलाके का इतिहास हमेशा से पुलिस के लिए चुनौती भरा रहा है। लेकिन इस बार कोई चूक ना हो, इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। कानपुर में रामनवमी को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। कानपुर के 10 संवेदनशील इलाकों में लगातार पैदल गश्त किए जा रहे हैं और सुरक्षा बढ़ाई गई। हमारे सामने बात करने के लिए डीसीपी वेस्ट कासिम आब्दी सर, किस तरीके से आप लोग सुरक्षा बढ़ा रहे हैं, क्या ड्रोन कैमरों से कैसे निगरानी कर रहे हैं सर? हर साल की बात ही इस साल भी 27 मार्च को रामनवमी का त्यौहार है। इसमें रावतपुर क्षेत्र में 9 प्रमुख शोभा यात्राएं होती हैं जो अलग अलग जगहों से निकाली जाती हैं। उन सभी शोभा यात्राओं के रूट्स पर लगातार हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा भ्रमण किया जा रहा है। जो सेंसिटिव पॉइंट्स हैं उन पे ड्यूटीज लगा दी गई हैं। ड्रोन कैमरा के माध्यम से भी निगरानी हो रही है। सीसीटीवी कैमरास लगवाए गए हैं। एडिशनल 50 सीसीटीवी कैमरास अलग अलग पॉइंट्स पे लगाए गए हैं जो सेंसिटिव लोकेशंस थी। तो देश में एक तरफ मोदी सरकार ईरान युद्ध से उपजे हालात को दूर करने में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल को लेकर के हाहाकार कई जगहों पर मचा हुआ है अफवाहों की वजह से। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक की अगर तस्वीरें सामने आई हैं जो आपको दिखाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कैसे पेट्रोल को लेकर, गैस को लेकर लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। आप देखिए, मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के बाद अब इंदौर में भी पेट्रोल पंप पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग गाड़ियों को लेकर पेट्रोल पंप पर पहुंच रहे हैं। उन्हें डर सता रहा है कि कहीं फ्यूल स्टेशन से पेट्रोल आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए। सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों के बीच इंदौर के लगभग सभी पेट्रोल पंप पर यही हाल रहा। पेट्रोल खत्म होने से पहले ही लोग अपने वाहनों में पेट्रोल भरने के लिए पेट्रोल पंप पर पहुंच रहे हैं, जिसके चलते शहर के सभी पेट्रोल पंप पर वाहन चालकों की लंबी कतार लग गई है। वहीं जिला प्रशासन ने ऐसी किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। पेट्रोल पंप संचालकों ने साफ साफ कहा है कि सभी पेट्रोल पंपों पर पर्याप्त मात्रा में ईंधन उपलब्ध है और उपभोक्ताओं को नियमित रूप से पेट्रोल डीजल की आपूर्ति की जा रही है। किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे जिले में पर्याप्त पेट्रोल और डीजल का स्टॉक है। किसी प्रकार की अफवाहों में या भ्रामक खबरों पर विश्वास न करें, किसी प्रकार की पैनिक में न आए और हमारे सभी पेट्रोल स्टेशंस पर, हमारे डिपो में लगातार पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति हो रही है, जिससे किसी भी तरह की आपूर्ति हमको करने में हम सक्षम हैं। और अतः आपसे अनुरोध है पैनिक में न आए और हमारे पेट्रोल स्टेशन से नियमित रूप से आप पेट्रोल और डीजल प्राप्त करते रहें। एमपी की तरह यूपी में भी पेट्रोल लेने के लिए लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल रहा। तेल की किल्लत की खबर यहां पर भी जंगल में आग की तरह फैल गई। लोग अपनी गाड़ियों में टैंक फुल करवाने के लिए पहुंच गए, जिससे पेट्रोल पंप से लेकर सड़कों तक गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। अयोध्या सिविल लाइन स्थित पेट्रोल पंप और अंगूरी बाग पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने को लेकर इसी तरह की आपाधापी रही। और डीजल पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। आज के समय हमारे यहाँ जनपद में 13 लाख लीटर पेट्रोल और 18 लाख लीटर डीजल उपलब्ध है। लोगों से ये अपील है कि गैस तेल को लेकर कोई कमी नहीं है, बिल्कुल परेशान न हो, बड़े आराम से सब कुछ है। सरकार पहले ही कह चुकी है कि देश में ईंधन का पर्याप्त भंडार है और लोगों को पैनिक बाइंग से बचने की नसीहत दी गई है। लेकिन सबसे अहम बात, अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है ताकि लोग दहशत में ना आए।
चलिए बात करते हैं भुवनेश्वर की, जहां पर भ्रष्टाचार के विरुद्ध विजिलेंस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। 4000 की रिश्वत लेते हुए ऑडिटर को गिरफ्तार किया गया। और जैसे ही 4000 की रिश्वत लेते हुए ऑडिटर को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद में रेड को अंजाम दिया गया, जहां पर ये जो टीम है इनको 28 लाख रुपए से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है। और कैश इतना ज्यादा था कि नोट गिनने की मशीन भी मंगवाई गई थी। ओडिशा के भुवनेश्वर में विजिलेंस की टीम ने एक रिश्वतखोर ऑडिटर को सबसे पहले 4000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया। और इसके बाद में इस धन कुबेर के घर से जितनी रकम बरामद हुई है उसे देखकर अधिकारियों के भी होश फाख्ता हो गए। इस रिश्वतखोर ऑडिटर के घर से तकरीबन 29 लाख रुपए कैश मिले हैं, जिन्हें गिनने के लिए नोट गिनने वाली मशीन तक मंगानी पड़ गई। और अब अधिकारियों के द्वारा ये शक जताया जा रहा है कि ये रकम रिश्वत की एवज में इकट्ठी इस व्यक्ति के द्वारा की गई है। और इसके बाद टीम ने आरोपी ऑडिटर से पूछताछ की। ऐसी संभावना है कि अभी घूसखोर के कई और खजाने भी मिल सकते हैं।